2 जून का दिन भारत के इतिहास का वो दिन है जब 65 साल से संघर्ष करने के बाद कुछ लोगों की मेहनत रंग लेकर आई थी। इस दिन तेलुगु भाषी लोगों को उनका सम्मान मिला और भारत को 29वां राज्य मिला, जिसे आज हम तेलंगाना राज्य के नाम से जानते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों के मन में इस सवाल होगा कि आखिर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की डिमांड क्यों रखी गई थी, जबकि वो आसानी से आंध्र प्रदेश के साथ माइग्रेट कर सकता था। तो इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की डिमांड क्यों की गई थी और किन कारणों की वजह से तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। इसका इतिहास क्या है और 70 साल बाद जय तेलंगाना का नारा लगाने वाले आंदोलनकारियों का सपना कैसे पूरा हुआ, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में एक अलग तेलुगु राज्य बनाने की डिमांड क्यों की गई थी। साल 1800 के दौरान भारत में 3 तेलुगु भाषिक क्षेत्र हुआ करते थे, जिन्हें तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र कहा जाता था। उन दिनों इन तेलुगु क्षेत्रों पर वहां के मीर निजाम अली खान का शासन हुआ करता था। ये उनकी इमेज है। अब यह निजाम तेलंगाना शब्द का उपयोग मराठी भाषिक क्षेत्रों को तेलुगु भाषिक क्षेत्रों से अलग करने के लिए किया करता था, क्योंकि निजाम को एक क्षेत्र अपने मीर राजवंश घराने के शासकों से मिला था। फिर साल 1800 में ब्रिटिश शासन के दौरान निजाम ने रायलसीमा और तटीय आंध्र को ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया और इसी के साथ रायलसीमा और तटीय आंध्र ब्रिटिश सरकार की मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। अब मीर निजाम के पास सिर्फ यह तेलंगाना वाला क्षेत्र और बाकी कुछ और हिस्सा ही बचा हुआ था, जो कि निजाम के हैदराबाद स्टेट के अंदर आता था। और साल 1800 से लेकर साल 1944 तक मीर राजवंश के जितने भी शासकों ने हैदराबाद स्टेट पर राज किया, उन्हें निजाम ही बुलाया जाता था। अब समझने वाली बात यह भी है कि आज का तेलंगाना और साल 1800 के हैदराबाद राज्य में काफी अंतर है, क्योंकि उस समय हैदराबाद राज्य में महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा शामिल था। जब साल 1946 के समय भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, तो उस समय हैदराबाद राज्य सहित देश की सभी रियासतों को भारत में मिलाया जाना था। भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद राज्य के निजाम मीर उस्मान अली खान थे। ये उनकी इमेज है और इन्होंने हैदराबाद को भारत में विलय करने से मना कर दिया और आज़ादी के बाद सरकार के अधीन जाकर हैदराबाद राज्य को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि यह निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र भारत का हिस्सा ना बनाते हुए उसे एक शाही राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय निजाम की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि देश की 582 रियासतों को देश में विलय करके भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने की जिम्मेदारी हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। सरदार पटेल ने निजाम को चेतावनी देते हुए सैन्य कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए और 17 सितंबर साल 1948 को सैन्य कार्रवाई के चलते निजाम की सेना ने भारत के सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो आज़ादी के बाद धीरे धीरे एक अलग तेलुगु राज्य बनाने की आवाज़ उठने लगी थी और ये आवाज़ें सीधा मद्रास की तरफ से आ रही थी। और साल 1952 से देश में चुनाव होने लगे थे और इसी समय राज्यों को लेकर भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने पूरे देश में अपना झंडा लहराया, सिवाय मद्रास स्टेट को छोड़कर। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों का एक अलग राज्य की मांग करना। अब उस समय देश के कई सारे राजनेता भाषाई आधार पर राज्य बनाने के खिलाफ थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य को बांटा जाए, क्योंकि इससे पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें लाखों भारतीय लोग मारे गए थे। तो नेहरू नहीं चाहते थे कि देश में किसी भी तरह की अस्थिरता फैले। अब महात्मा गांधी इस फैसले के खिलाफ तो नहीं थे, लेकिन वे भी चाहते थे कि देश में स्थिरता आने के बाद इस तरह के फैसले पर अमल किया जाए। लेकिन सरदार पटेल के विचार हमेशा से ही महात्मा गांधी और नेहरू से अलग हुआ करते थे और यह भी एक वजह थी कि लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन सरदार पटेल भी भाषा के आधार पर राज्य बांटने के खिलाफ थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारा एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। इसलिए उस समय देश में स्थिरता लाना बहुत जरूरी था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाए गए प्रांतीय भाषा कमीशन में भी इस फैसले को लेकर बातचीत की गई थी, लेकिन इस कमीशन ने भी इस फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया
कि यह फैसला आगे चलकर विनाशकारी सिद्ध हो सकता है और इस कमीशन का नेतृत्व रिटायर्ड जज एस.के. डार कर रहे थे, इसलिए इसे डार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जब मद्रास में पार्टियां बन चुकी थी तो ऐसे में उनकी मांग को नकार पाना मुश्किल हो गया था। इस मांग ने कई तरह के आंदोलनों को जन्म दिया जिसका नेतृत्व पोट्टी श्री रामुलु कर रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब श्री रामुलु अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसके बावजूद भी इस फैसले को लेकर नेहरू अपनी सहमति नहीं दे पाए। लेकिन भूख हड़ताल के चलते श्री रामुलु की हालत खराब हुई और अनशन के 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। ये आंदोलन इतने भयानक थे कि श्री रामुलु की मृत्यु के 4 दिन बाद ही नेहरू को उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ी। श्री रामुलु की मांग को देखते हुए साल 1953 के समय स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की एक कमेटी ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला भारत का राज्य था जिसकी राजधानी कर्नूल को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश मद्रास के 14 जिलों और बाकी कुछ दूसरे क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश बनने के बाद बाकी राज्यों से भी भाषाई आधार पर राज्य बांटने की मांग उठने लगी थी और इन्हीं सब मांगों का निपटारा करने के लिए साल 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कन्नड़ भाषिक क्षेत्र को कर्नाटक और मराठी भाषिक क्षेत्र को बॉम्बे स्टेट में शामिल किया जाना था। लेकिन रिपोर्ट में तेलुगु भाषा वाले क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाने की सहमति नहीं दी गई। इसका सीधा मतलब था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में नहीं मिलाया जाएगा। इसके पीछे कई बड़े कारण थे जो कि कमीशन के रिपोर्ट में बताए गए थे। कमीशन तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ जोड़कर एक नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो हमने ये तो जाना कि आखिर एक अलग तेलुगु राज्य बनाने की डिमांड क्यों की गई और कैसे इस डिमांड के चलते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ। अब हम ये जानते हैं कि आखिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग क्यों की गई। तो जब साल 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाया गया तो हैदराबाद और बाकी राज्यों ने कन्नड़ भाषा वाले क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल कर दिया गया और मराठी भाषिक क्षेत्रों को बॉम्बे स्टेट में शामिल कर दिया गया और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट को जोड़कर एक नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। इस वजह से तेलंगाना भी अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा बन गया था। तो 1956 के बाद से ही आंध्र प्रदेश पूरी तरह से तेलंगाना पर हावी हो रहा था और आंध्रा की भागीदारी तेलंगाना में कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी, क्योंकि तेलंगाना के लोगों की अक्सर साम्राज्यवाद को लेकर भी शिकायतें आ रही थी। इसी के साथ साल 1969 में जय तेलंगाना के साथ कुछ आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन इतने हिंसात्मक थे कि इसमें हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी तेलंगाना की मांग पूरी नहीं हुई। फिर साल 1972 में तटीय आंध्रा की तरफ से भी जय आंध्रा के आंदोलन की शुरुआत होने लगी, जिसने इस आग को और भी भड़का दिया। इस कारण साल 1973 में इस आंदोलन को रोकने के लिए 6 पॉइंट फॉर्मूले का उपयोग किया गया, जिसके तहत एक शांतिपूर्ण समझौता किया गया। फिर साल 1985 के समय तेलंगाना के लोगों की तरफ से फिर से शिकायतें आने लगी कि तेलंगाना के कर्मचारियों के साथ सरकारी नियुक्तियों को लेकर भेदभाव किए जा रहे हैं। और जब ऐसी शिकायतें बढ़ने लगी तो तेलुगु देशम पार्टी के एन.टी. रामाराव ने तुरंत ही इसको लेकर फैसला जारी कर दिया। रामाराव ने कुछ समझौते किए जिससे कि तेलंगाना के हितों की रक्षा की जा सके। इसके बाद कभी भी तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग नहीं देखी गई थी, लेकिन साल 1999 में कांग्रेस ने एक बार फिर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। अब एक तरफ तेलंगाना अलग राज्य की मांग को लेकर सालों से संघर्ष कर रहा था, तो दूसरी ओर इस मांग को पूरी करने के लिए इसे राजनीति के साथ जोड़ना भी जरूरी हो गया था। इसी के साथ तेलंगाना की मांग को लेकर साल 2001 में के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। इससे पहले चंद्रशेखर राव तेलुगु देशम पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे और चंद्रशेखर राव ने हमेशा इन आंदोलन को जिंदा रखा और तेलंगाना के लिए लड़ते रहे। फिर साल 2004 में चंद्रशेखर राव ने वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के साथ हाथ मिलाया
और एक नए तेलंगाना का वादा किया। राजशेखर रेड्डी साल 2004 से साल 2009 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनके शासन में तेलंगाना को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा था। और साल 2009 में एक ऐसा समय आया जब अपने डिमांड को लेकर चंद्रशेखर राव भूख हड़ताल पर चले गए। एक तरफ चंद्रशेखर राव की हालत बिगड़ती जा रही थी और विरोध भी तेजी से बढ़ते ही जा रहे थे, और सरकार इस बात को अच्छे से जानती थी कि चंद्रशेखर राव को कुछ हो गया तो हालत काबू से बाहर हो सकते हैं। इस कारण चंद्रशेखर राव को देखते हुए आखिर में सरकार साल 2009 में तेलंगाना की मांग को स्वीकार कर लेती है और 18 फरवरी साल 2013 में 15वीं लोकसभा और 20 फरवरी साल 2013 को राज्यसभा में तेलंगाना बिल को मंजूरी दे दी गई, जिसे तेलंगाना रीऑर्गेनाइजेशन बिल कहा जाता है। इसके बाद 1 मार्च साल 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तेलंगाना राज्य को मंजूरी देते हैं और 2 जून साल 2014 को एक नए तेलंगाना का निर्माण किया जाता है। इस घोषणा के अनुसार साल 2024 तक हैदराबाद ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए आवाज उठाई थी। इसलिए तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री भी चंद्रशेखर राव को ही बना दिया गया। तो साल 1969, 1972 और 2009 तेलंगाना के इतिहास के वो बड़े आंदोलन थे जिन्होंने तेलंगाना के सपने को साकार किया। तेलंगाना के हजारों लोगों और लगभग 300 स्टूडेंट को इन आंदोलन में अपनी जान गंवानी पड़ी, और तेलंगाना बिल का विरोध कर रहे सांसदों ने भी विरोधी राजनेताओं के साथ मारपीट की थी, और कई राजनेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया था इस दौरान। तो इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में तेलंगाना का सपना पूरा हुआ था। तो इस तरह से तेलंगाना राज्य को बनाया गया। अब हम ये जानते हैं कि आखिर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग क्यों किया गया। तो इसके बहुत से कारण थे। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने का सबसे बड़ा कारण था शिक्षा और रोजगार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में ही शुरुआत से ही असमानता देखी गई थी। मद्रास आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन का हिस्सा हुआ करता था। ये एक वजह थी कि उनके पास रेल सर्विस, एजुकेशन और अपनी एक अलग ही आर्मी थी। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे तेलंगाना के मुकाबले, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार की मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट थे। तो तेलंगाना को यह डर था कि ज़्यादातर नौकरियां आंध्र प्रदेश के पास चली जाएगी, क्योंकि उनका लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा था। इसी कारण साल 1969 के आंदोलन की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण था राजनीति। राजनीति में भी तेलंगाना के साथ पक्षपात देखा गया था। आंध्र प्रदेश की राजनीति तेलंगाना में काफ़ी प्रभावी थी। हर मामले में ज़्यादातर सपोर्ट आंध्र प्रदेश को ही दिया जाता था। आंध्र प्रदेश के राजनेता कई मामलों में तेलंगाना के पक्ष में नहीं होते थे। अगला कारण था साम्राज्यवाद। साल 1956 में आयोग की रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया था कि एजुकेशन के मामले में तेलंगाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए आंध्र प्रदेश के लोग उस पर हावी हो सकते हैं और तेलंगाना का ज़्यादातर रेवेन्यू भी आंध्र प्रदेश में ही बढ़ सकता है। ये भी एक वजह थी कि पुनर्गठन आयोग तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मिलाने के खिलाफ थे। यही वजह थी कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मिलाया जाएगा या नहीं, यह फैसला आयोग ने तेलंगाना के हाथों में ही सौंप दिया था। जवाहरलाल नेहरू भी इस माइग्रेशन के खिलाफ थे और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि यह माइग्रेशन साम्राज्यवाद की निशानी है, और आखिर में हुआ भी यही। तेलंगाना की यह शिकायत थी कि आंध्र प्रदेश अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के संसाधनों का इस्तेमाल करने लगा है। इस कारण तेलंगाना में निर्माण और विकास आंध्र प्रदेश के मुकाबले काफी कम हुआ था। इसके अलावा तेलंगाना को टूरिज्म प्लेसेस में भी नहीं जोड़ा गया था। अगला कारण था प्राकृतिक संसाधन। जैसा कि हमने बताया कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। इस वजह से तेलंगाना को इन संसाधनों का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। कृष्णा और गोदावरी का पानी भी ठीक तरह से नहीं बांटा जा रहा था। हालांकि पानी को लेकर समस्याएं आज भी बनी हुई है। अगला कारण है तेलंगाना की संस्कृति और परंपरा। तेलंगाना के लोगों की अपनी एक संस्कृति और जीने का तरीका है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। तेलंगाना के लोकगीत काफी प्रसिद्ध है जो कि अक्सर उनके गाँव में सुनाई देते हैं। तेलंगाना में भी तेलुगु भाषा बोली जाती है, लेकिन उनके बोलने का तरीका आंध्र प्रदेश से थोड़ा अलग है।
तेलंगाना की अपनी एक विरासत है और उनकी कई प्रचलित परंपराएं भी देखने को मिलती है। और तेलंगाना के कई ऐसे खान पान और त्योहार हैं जो कि आंध्र प्रदेश में नहीं होते हैं। वैसे एक जरूरी बात यह भी थी कि आंध्र प्रदेश कभी भी हैदराबाद यानी पूर्व तेलंगाना वाले हिस्से को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि साल 1953 के समय वो चेन्नई को खो चुके थे। यही वजह थी कि आंध्र प्रदेश कभी भी इस डिमांड से खुश नहीं था और ना ही वो आज है। तो जब तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया तो उसमें काफी सुधार किया गया है, लेकिन आज भी तेलंगाना और आंध्रा के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो सुलझा पाना मुश्किल है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।